हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया पढ़ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में नेपाल की शासन व्यवस्था और श्रीलंका की जातीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नेपाल में लोकतांत्रिक संघर्ष किस प्रकार चला। नेपाल में 1768 से लेकर 2008 तक किस प्रकार राजतांत्रिक शासन व्यवस्था रहा और नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, नेपाल की शासन व्यवस्था के बारे में, नेपाल में लोकतंत्र को बहाल करने में आंदोलन का घटनाक्रम निम्नलिखित रहा। पहला देखिए, नेपाल अतीत में हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा। नेपाल जो था अतीत में क्या था, प्राचीन टाइम में एक टाइम क्या था, हिंदू राज्य था और यहाँ पर फिर बाद में क्या किया गया, संवैधानिक राजतंत्र रहा। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा, राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। यहाँ के जो राजनीतिक दल थे और आम जनता जो थी लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ का जो राजा था उसने सेना को अपने अंडर में लिया और उसकी सहायता से क्या किया, इसने नियंत्रण कर लिया। ठीक है, शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में राजतांत्रिक शासन व्यवस्था की इसने स्थापना की। तीसरा देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग स्वीकार कर लिया। 1990 में आखिरकार राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग स्वीकार कर लेता है। इसके बाद देखिए, लोकतांत्रिक सरकारों के समक्ष कई समस्याएं आई। देश के कई भागों में माओवादी, देखिए माओवादी होता क्या है, माओवादी जो है साम्यवादी विचारधारा का ही एक रूप है और इस माओवादी का जो स्थापना किसने किया था, माओ से तुंग ने किया था, चीन के माओ से तुंग ने। ठीक है, माओवादी देखिए क्या है, एक सशस्त्र विद्रोह द्वारा जो है राज्य की सत्ता पर नियंत्रण करना चाहते हैं, सशस्त्र तरीका अपनाते हैं राज्य पर नियंत्रण करने के लिए। ओके, तो माओवादी अपना प्रभाव जमाने में सफल रहे और राजा की सेना से उनका खुला संघर्ष हुआ। माओवादी और राजा के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ। ठीक है, माओवादी भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेना और लोकतंत्र के समर्थन करने वाले लोग और माओवादी, इन तीनों के बीच में संघर्ष भी हुआ। ठीक है, फिर 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया और जो भी थोड़ा बहुत लोकतंत्र था उसको भी समाप्त कर दिया। ठीक है, त्रिकोणीय संघर्ष चला और फिर राजा ने क्या किया, फिर 2002 में संसद को भंग कर दिया। ठीक है, और जो भी लोकतंत्र नेपाल में थोड़ा बहुत स्थापित था उसका भी उसने अंत कर दिया। इसके बाद अगला देखिए, फिर अप्रैल में 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए। लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप राजा ज्ञानेंद्र ने, ठीक है, राजा कौन थे नेपाल के, राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया। जब आप संसद को तो पहले भंग कर देते हैं ज्ञानेंद्र, उसके बाद जब 2006 में लोकतंत्र समर्थक जो लोग हैं वो आंदोलन करते हैं तो संसद को दोबारा बहाल कर दिया जाता है। यह प्रदर्शन 7 दलों के गठबंधन, माओवादी और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। ठीक है, ये सब प्रदर्शन जो है माओवादियों और राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। ओके, अगला देखिए, 28 जुलाई 2008 को नेपाल में संविधान सभा द्वारा राजशाही को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की गई। ठीक है, 28 जुलाई को क्या हुआ, अंत में 2008 को जो है नेपाल में संविधान सभा द्वारा राजशाही को समाप्त कर दिया, जो राजतांत्रिक प्रथा थी उसका अंत किया गया और यहाँ पर संघीय लोकतंत्र की स्थापना की गई 2008 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, वर्तमान प्रधानमंत्री जुलाई 2021 से नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये भी बात याद रखना है कि वर्तमान समय में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, शेर बहादुर देउबा। आगे देखिए, यद्यपि माओवादी समूह ने सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ दी है। देखिए, जब यहाँ पर नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो माओवादियों ने सशस्त्र संघर्ष लगभग छोड़ दिया, परंतु अभी भी यह समूह और कुछ अन्य राजनीतिक समूह भारत की सरकार और नेपाल के भविष्य में भारतीय सरकार की भूमिका को लेकर बहुत शंकित है, लेकिन उनमें अभी भी शंका बनी हुई है नेपाल की शासन व्यवस्था को देखकर। ठीक है, तो अंत में जाकर देखिए नेपाल में एक लंबा संघर्ष चला और फिर यहाँ पर जो है संघीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया कि नेपाल में लोकतंत्र किस प्रकार स्थापित हुआ, उसका वर्णन करें। तो इन्हीं सब बातों को आपको लिखना है अगर नेपाल पर क्वेश्चन आएगा, नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था पर क्वेश्चन आएगा तो। ओके फ्रेंड्स,
अगला टॉपिक देखिए, श्रीलंका में जातीय संघर्ष। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं श्रीलंका की जातीय संघर्ष पर। ओके, यहाँ पर जो एक संघर्ष हुआ था, किन के बीच हुआ था? सिंहली और तमिल समुदाय के बीच में यहाँ एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जिनमें सशस्त्र तरीका भी अपनाया गया। अब हुआ क्यों था? देखिए, सिंहली जो है पहले से ही श्रीलंका में रह रहे थे, ये बहुसंख्यक हैं, इनकी जो आबादी है अधिक मात्रा में है श्रीलंका में। सिंहली जो पहले से श्रीलंका में रह रहे हैं, और जो तमिल थे, तमिल भारत के तमिलनाडु से जाकर श्रीलंका बस गए थे। तो इन दोनों के बीच संघर्ष इसलिए है कि तमिल जो है श्रीलंका में अपना अधिकार जताता है, एक मतलब अलग हिस्सा मांगता है रहने के लिए, और सिंहली जो है कहता है कि श्रीलंका सिर्फ सिंहलियों का है, किसी को भी हम इसमें से कुछ नहीं देंगे, किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बारे में। तो सबसे पहले ये एक पॉइंट याद रखना है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 देशों ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, और वो 2 देश कौन से थे? नॉर्वे और आइसलैंड। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीलंका के जातीय संघर्ष को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, तो देखिए श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारतीय मूल के तमिल मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने लिट्टे नाम का संगठन बनाया हुआ है। लिट्टे का देखिए फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये किसने बना रखा है? जो तमिल लोग हैं, ठीक है ना, तमिल लोगों ने लिट्टे नाम का संगठन बनाया हुआ है, जो हिंसात्मक आंदोलन पर उतारू है, जो हिंसात्मक आंदोलन करने पर उतारू है, हिंसा का तरीका अपना रहा है, हिंसात्मक आंदोलन कर रहा है, जिसके कारण पूरा श्रीलंका जातीय संघर्ष की आग में जल रहा है। उनकी प्रमुख मांग है कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए। अब देखिए ये जो तमिल लोग हैं, ये जो है श्रीलंका का एक क्षेत्र अपने लिए मांग रहे हैं रहने के लिए। ठीक है, इनका कहना है कि श्रीलंका का जो एक क्षेत्र है तमिलों के लिए बनाया जाए, और एक क्षेत्र जो है सिंहलियों के लिए बनाया जाए। ओके, इसके बाद देखिए श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का दबदबा रहा है, तथा तमिल सरकार एवं नेताओं पर उनके हितों की उपेक्षा करने का दोषारोपण करते हैं। अब देखिए श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था जो है राजनीति पर है, किसका अधिकार ज़्यादातर रहा है? बहुसंख्यक सिंहली समुदाय का। ठीक है, इनकी संख्या जो अधिक मात्रा में, इसीलिए वहाँ की राजनीति पर भी दबदबा सिंहली का ही है, जो पहले से ही श्रीलंका में रह रहे हैं। तो जब इनका राजनीतिक पर अधिकार है तो इसका जो है विरोध करते हैं तमिल सरकार, और इनका ये आरोप लगाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि वो जो है तमिलों के हितों का क्या कर रहे हैं? उपेक्षा कर रहे हैं, तमिलों के हितों को दबा रहे हैं, उनके हितों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, इसके बाद देखिए तमिल अल्पसंख्यक है, ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आ बसे थे। तमिल जो है अल्पसंख्यक हैं, ठीक है ना, इनकी संख्या जो है कम है श्रीलंका में, और ये जो है भारत छोड़कर श्रीलंका आकर बस गए थे। एक बड़ी तमिल आबादी आज़ादी के खिलाफ थी। सिंहली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। ठीक है, अब तमिल आबादी जो थे आज़ादी के थोड़ा खिलाफ थे, तो वो जो थे श्रीलंका आकर बस गए थे। ठीक है, और वहीं सिंहलियों का मानना है कि श्रीलंका जो है सिर्फ सिंहली समुदाय का, सिंहली लोगों का है, और श्रीलंका में जो है किसी के लिए भी कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। इसके बाद देखिए तमिलों के प्रति उपेक्षा भरे बर्ताव से एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। 1883 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम श्रीलंका की सेना के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इसकी प्रमुख मांग है कि श्रीलंका में बसे तमिलों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। अब देखिए तमिलों के प्रति उपेक्षा जो कर रहे हैं वो सिंहली समुदाय के जो लोग हैं, जो पहले से श्रीलंका में रह रहे हैं, तो इन उपेक्षा के कारण इन्होंने क्या किया? तमिलों ने एक अलग संगठन बनाया, सशस्त्र संगठन बनाया, हिंसात्मक संगठन बनाया, जिसका क्या नाम था? लिट्टे नाम था। इसका फुल फॉर्म 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर लें, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, 1883 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिट्टे बनाया इन्होंने, और श्रीलंका की सेना के साथ लड़ाई लड़ रहा है। जो लिट्टे है क्या कर रहा है? श्रीलंका की सेना के साथ संघर्ष कर रहा है। ठीक है ना, अपने वहाँ श्रीलंका का एक हिस्सा मांगने के लिए जो है संघर्ष कर रहा है। और इसकी जो प्रमुख मांग है वो क्या है? कि श्रीलंका में बसे तमिल के लिए एक अलग देश बनाया जाए। श्रीलंका में जो तमिल रह रहे हैं उनके लिए एक अलग क्षेत्र बनाया जाए उनके रहने के लिए। ओके, अगला देखिए श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण बना रहा। काफ़ी समय तक जो है श्रीलंका के उत्तर पूर्वी पर काफ़ी समय तक इनका नियंत्रण बना रहा तमिलों का।
ठीक है। वर्तमान में श्रीलंका में लिट्टे का सफाया हो चुका है, वहाँ अब पुण्य शांति है। और वर्तमान समय में क्या है, लिट्टे का अंत हो चुका है और वहाँ पर लगभग शांति बनी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो था श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर था। अब देखिए IPKF है एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है। भारत द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजना, जब भारत में संघर्ष चल रहा था तमिल और सिल्लियों के बीच, तो उसे शांत कराने के लिए भारत ने शांति सेना भेजी। शांति सेना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आ सकता है एक नंबर में, तो याद रखें। अब शांति सेना पर देखिए वो भी चित्र भी बना हुआ आता है, ठीक है ना, जैसे कबूतर पर सैनिक को बैठे हुए दिखाया जाता है चित्र में, ठीक है। शांति सेना पर चित्र आता है, कबूतर पर सैनिक को बना बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो कबूतर जो होता है शांति का प्रतीक होता है और सेना जो होता है युद्ध का प्रतीक, ठीक है ना। तो उसके बारे में आता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो IPKF 1987 में जो है भारत ने जो है अपने शांति सेना भेजता है श्रीलंका में जो संघर्ष चल रहा था उसे शांत कराने के लिए, ठीक है। श्रीलंका में भारतवंशी तमिल भी हैं, अतः भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के मध्य रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना भेजी गई। तो वहाँ के जो भारतीय तमिल रह रहे थे, भारतीय तमिल और सिंहली लोगों के बीच जो संघर्ष था, ठीक है ना, इनके बीच में जो है शांति स्थापित करने के लिए भारत ने IPKF शांति सेना भेजा 1987 में, ठीक है। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता द्वारा पसंद नहीं किया गया, क्योंकि लोगों का विचार था कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। अतः 1989 में भारतीय सेना को वापस बुला लिया गया। अब जब भारत ने वहाँ शांति स्थापित करने के लिए शांति सेना अपनी भेजी, तो उसका जो है लोगों ने विरोध किया, श्रीलंका के लोगों ने, और उन्होंने कहा कि भारत जो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। तो इस बात के कारण फिर इन श्रीलंका के लोगों के विरोध के कारण भारत ने क्या किया, फिर 1989 में अपना जो सेना भेजा था उसे वापस बुला लेता है, ठीक है। तो ये जो था भारत में श्रीलंका में जातीय संघर्ष के ऊपर था, और भारत ने वहाँ का क्या योगदान रहा, वहाँ पर भारत ने शांति सेना क्यों भेजी, ठीक है। तो ये सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका पर क्या बनता है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद कई क्षेत्रों में उन्नति हुई। अब देखिए श्रीलंका में जातीय संघर्ष चला, सशस्त्र विद्रोह भी चला, लेकिन फिर भी जो है श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया में विकास करने वाला, उन्नति करने वाला देश रहा, ठीक है। तो ऐसा कौन कौन से क्षेत्र में इसने उन्नति किया तेज़ी से दक्षिण एशिया में, देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल समुदाय में जातीय संघर्ष है, परंतु इसके बावजूद वहाँ पर आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है, जो कि निम्नलिखित वृत्तांत से स्पष्ट होता है। अब देखिए कौन कौन से बातें हैं जहाँ पर उन्नति हुई थी श्रीलंका में। तो पहला देखिए, जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। अब देखिए यहाँ पर जातीय संघर्ष हुआ, फिर भी जो है श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया में विकासशील देशों में जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाला सबसे पहला देश है, ठीक है। दूसरा देखिए, दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। अब दक्षिण एशिया में जो कई सारे देश हैं, दक्षिण एशिया में 7-8 देश हैं, वहाँ पर जो है सबसे पहले जो है लिबरलाइजेशन जो किया अपने अर्थव्यवस्था का, वो कौन था, श्रीलंका था। ओके। तीसरा देखिए, श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए जातीय संघर्ष हुआ, फिर भी यहाँ की जो सकल घरेलू उत्पाद है वो सबसे ज़्यादा रहा था उस टाइम। चौथा देखिए, संघर्ष के बावजूद लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम रखने में श्रीलंका सफल रहा। अब देखिए श्रीलंका में संघर्ष हुआ, फिर भी जो है सफलतापूर्वक यहाँ पर जो है लोकतंत्र स्थापित रहा, लोकतंत्र पर किसी भी तरह का खतरा नहीं मंडराया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उन्नति हुई, लेकिन अभी जो है वर्तमान समय में थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया, नहीं तो इसने भी जो है दक्षिण एशिया में अच्छी स्थिति बना रखी थी, अच्छे उन्नति कर रखी थी इसने भी। ओके, आगे देखिए श्रीलंका की वर्तमान स्थिति। अब देखिए आपको पता है कि श्रीलंका में जो आर्थिक एवं राजनीतिक संकट आया था, ठीक है ना, और महामारी का भी यहाँ पर जो है गंभीर असर पड़ा है। महामारी जैसे कोरोना आया था ना अभी, उसका जो है गंभीर असर पड़ा। तो वर्तमान स्थिति देखिए यहाँ पर क्या है, श्रीलंका में वित्तीय संकट बढ़ने के बावजूद हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। वित्तीय संकट बढ़ने के बाद देश में राजनीतिक संकट भी गहरा गया है।
पहले कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद पीएम रहे ने इस्तीफ़ा दे दिया था। पीएम के इस्तीफे के बाद देश के हालात बेकाबू हो गए हैं। अब सेना को कमान संभालनी पड़ी है और प्रदर्शनकारियों पर देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ जो है महामारी का काफ़ी बड़ा असर पड़ा और यहाँ पर आर्थिक संकट आई, उसके बाद राजनीतिक संकट भी आई और अब जो है सैनिक शासन यहाँ पर लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ की वर्तमान स्थिति जो है थोड़ा सा ख़राब हो चुकी है, ठीक है ना, आर्थिक राजनीतिक रूप से। ओके, अब आगे देखिए श्रीलंका में वर्तमान स्थिति के क्या कारण है। अब देखिए वर्तमान स्थिति में जो यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है श्रीलंका में, उसके क्या क्या कारण रहे हैं। देखिए पहला कारण देखिए विदेशी कर्ज। सबसे पहला कारण है श्रीलंका पर चीन जैसे देशों का बाहरी कर्ज का होना। रिपोर्ट के अनुसार आलोचकों का मानना है कि गैर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के चलते कर्ज काफ़ी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका पर अभी 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। ठीक है ना। अब देखिए गैर ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका ने जो है काफ़ी कर्ज लिए, ठीक है ना, जिसके कारण इस पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। तो आर्थिक संकट आने का जो वर्तमान स्थिति में जो यहाँ पर आर्थिक संकट आया श्रीलंका में, उसका जो पहला कारण यह है विदेशी कर्ज का अधिक होना। उसके बाद दूसरा कारण देखिए विदेशी मुद्रा भंडार कम होना। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है। मार्च में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 16.1% से घटकर 1.93 अरब डॉलर रह गया। ठीक है ना। देखिए इसके जो विदेशी मुद्रा में भी काफ़ी कमी आई है और विदेशी मुद्रा में कमी आई है तो व्यापार करने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। ओके, तीसरा देखिए महामारी का प्रभाव। अभी देखिए कोरोना जो आया था उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ा था श्रीलंका पर, तो काफ़ी मतलब प्रभाव पड़ा और उसका भी असर काफ़ी देखने को मिला। श्रीलंका के इस हालात के पीछे कोरोना वायरस महामारी को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के वक्त ट्रैवल इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित हुई थी। ट्रैवल इंडस्ट्री मतलब जो घूमने आते थे श्रीलंका में, वो भी काफ़ी प्रभावित हुए और वो भी मतलब ना के बराबर आने लग गए थे श्रीलंका में, जिसके कारण यहाँ जो है आर्थिक विकास नहीं हो पाया और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था महामारी से काफ़ी प्रभावित हुई। इस वजह से विदेशी मुद्रा में काफ़ी गिरावट आई। देखिए बाहर से ट्रैवल करने कोई नहीं आ रहा था, ठीक है ना, तो जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे अर्थव्यवस्था पर कोई इजाफा नहीं हुआ और इसके बाद जो है यहाँ पर विदेशी मुद्रा में काफ़ी गिरावट आई, जिसके कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया श्रीलंका में। इसके बाद देखिए चौथा कारण राजपक्षे द्वारा टैक्स में गिरावट करना। राजपक्षे जो यहाँ के जो नेता थे, इन्होंने टैक्स में काफ़ी गिरावट किया। एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति राजपक्षे ने टैक्स में भारी कमी की, जिसके कारण सरकार के पास मुद्रा की भारी कमी हो गई। अब देखिए टैक्स जो है काफ़ी सस्ता कर दिया इसने, तो लोग जो है टैक्स कम दे रहे थे, तो कम लोग टैक्स देंगे तो क्या होगा, सरकार के पास कम पैसा आएगा, तो उसके कारण भी जो है मुद्रा में कमी आई। इसके बाद पांचवा कारण देखिए आयात पर पाबंदी लगाना। ठीक है ना। सरकार ने देश में कई चीज़ों के आयात पर पाबंदी लगा दी। इसमें रासायनिक खाद भी शामिल है, जिससे फसलों पर काफ़ी असर पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि बाहर से भी खाने पीने की चीज़ें मंगवानी पड़ी, इससे काफ़ी महंगाई बढ़ी। अब देखिए आयात पर काफ़ी पाबंदी लगा दिया इसने, ठीक है ना, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो है संकट आ गया, खाद्यान्न संकट आ गया, काफ़ी सारी चीज़ें जो है फसलें जो है ख़राब हो गई, तो इसका भी असर काफ़ी देखने को मिला और वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है इन्हीं सब कारणों के कारण बनी हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि यहाँ पर जल्दी ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आज का वीडियो था नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था, नेपाल में लोकतांत्रिक शासन कैसे स्थापित हुआ और श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अगर इन पर क्वेश्चन आएगा तो यही सब लिखना है, आपको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, आपको जो है इन सब क्वेश्चन में मार्क्स पूरे मिलेंगे अगर यही पढ़कर लिखोगे तो। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।